सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुंबई के बाकी 60 मुल्जिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी। इससे पहले 25 मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते किया गया था। तमाम मुल्जिमान को 2 से 10 साल तक की सजाएं दी गई। सजा पाने वालों में बानी पीटीआई के भांजे एहसान नियाजी भी शामिल हैं, जिनको 10 साल कैद सजा बामुशक्कत सुनाई गई है। क्या फौजी अदालतों के हवाले से 9 मई का मामला मंतकी अंजाम को पहुंच गया है या पिक्चर अभी है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। आज फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो गई है। तमाम मुजरिमों के पास अपील और आइन में दिए गए दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। याद रहे कि हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से 9 मई मुल्जिमान के फौजी ट्रायल्स पर सवालात उठाए गए थे, मगर किसी भी आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की है। देखना है कि क्या फौजी अदालतों में 9 मई का चैप्टर क्लोज हो गया है या मास्टरमाइंड की तलाश जारी रहेगी। सवाल यह भी है कि इस पेशरफ्त के सियासी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हाफिज एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं, अजहर सिद्दीक साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख़ुद भी वकील हैं। तो ज़रा इनसे इस सारे मामले में बात करेंगे। हाफिज साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि फ़ौजी हिरासत में वो जो मौजूद तमाम लोग हैं, अब उनका फ़ैसला हो गया है, ये अब आगे कानूनी प्रोसेस क्या है, इसके बाद क्या स्टेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, अब जो अगला प्रोसेस है वो 3 कैटेगरीज़ का है। एक ये है कि अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, जिस तरह सेंटेंसेस अनाउंस कर दी गई हैं, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जो 13 दिसंबर का ऑर्डर था 2024 का, उसके अंदर पहले 103 लोग थे पूरे, 103 में से 15 जो थे जिनकी सज़ाएँ पूरी थी उन्हें रिलीज़ किया गया। और पिछले हफ्ते जो है वो आपने देखा कि 25 लोग थे और बाकी 60 जो है उनको अब अनाउंस कर दी गई हैं सेंटेंसेस। अब ये है कि ये पार्डन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सेक्शन 119 और 20 जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का है उसके नीचे इन सज़ाओं को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो है वो आपको राइट ऑफ अपील जो है वो मिल जाता है और वो सेक्शन 133B जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो कोर्ट ऑफ अपील है। और उसके बाद ये है, इस दौरान आपको रिमिशंस भी मिलती हैं, जिस तरह पिछले जो 18 लोग थे उनको मिली थी। उसके बाद आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर एक जजमेंट दी थी कि अगर कोई शख्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट से उसे सेंटेंस मिलती है, उस दौर के अंदर राइट ऑफ अपील नहीं था, ये 92 के अंदर जो है राइट ऑफ अपील प्रोवाइड कर दिया गया। वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल 199 जो है उसको इन्वोक कर सकता है। और अगर फिर वो मुतमिन नहीं है कि सज़ा जो है वो उसकी सेटिस्फाइड नहीं होती, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 185 के नीचे जा सकता है। अब सिर्फ अगर PTI का दौर देखा जाए जो 2018 से 22 था, 180 लोग ऐसे हैं जिनको, जो सिविलियंस थे, जिनको आर्मी कोर्ट्स के अंदर या पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई किया गया। 2018 में 25 थे, 2019 में 61 थे, 2020 में 46 थे, 2021 में 36 थे और 2022 के अंदर 12 थे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आदिल इस वजह से स्टार्ट हुई कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट आर्टिकल 184(3) के की एप्लीकेशंस गई, जो अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ऐसा लॉ जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स बेंच से लेके फुल कोर्ट तक जो है, आपने 1975 में भी जजमेंट दी, आपने 1995 में भी जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने 2007 में भी दी, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 2015 के अंदर भी दी जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21वीं आई, आपने 2017 के अंदर 20-22 तक आपने इस चीज़ को होल्ड किया कि ये लोग जो सिविलियंस हैं अगर आर्मी एक्ट की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं
उनको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। इससे ना आपके फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हैं, ना आपका फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होता है, ना कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है, ना इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है जो आर्टिकल 25 है। 62 के आइन के नीचे ये लेजिस्लेशन हुई, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नीचे जाके जिसमें आर्टिकल 8 की प्रोटेक्शन, ये शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन मौजूद है जो आपका आर्मी एक्ट है या नेवी का है या एयरफोर्स का है, और उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 75 से आज तक करती रही है। और 23 अक्टूबर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 4-1 मेंबर्स को ख्याल आया कि नहीं जी, ये जो 67 के अंदर जो लॉ था वो लॉ गलत बना था। यानी कि आपने 62 साल के बाद जिस लॉ को आप प्रोटेक्ट करते रहे हैं या वैलिडेट करते रहे हैं आपके आइन कानून के मुताबिक, और जिसके अंदर 1875 लोगों को आपने ट्राई किया है, आपने उन सारों को कहा है कि वो लॉ गलत है। और उसके अंदर एक चीज़ मैं कह के फिर आप चले जाएंगे कि उसके 4-1 से जो फैसला आया उसमें याह्या अफरीदी साहब जो आज के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम ये समझते हैं कि ये फैसला हमारा 1975 का गलत था तो हमें बड़े बेंच की तरफ जाना चाहिए, और बड़े बेंच में नहीं गए और उसका एक 4-1 का फैसला आया जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को सस्पेंड किया। अब भी जो सजाएं आपकी आई हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से आई हैं, मामला अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अल्टीमेटली उन्होंने फैसला ये करना है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 अक्टूबर 2023 की जजमेंट दी है वो कानून और आइन के मुताबिक है। अगर वो समझेंगे आइन के मुताबिक है तो ये सारी चीज़ें जो है सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और अगर वो समझेंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जो है एक्सीड ऑफ अथॉरिटी किया है या वायरीज जो है वो गलत तौर पे की हैं, तो फिर जो है आपकी पोजीशन जो है वो इंटैक्ट रहेगी और ये आपका लॉ ऑफ द लैंड, जितनी देर तक आपका लॉ ऑफ द लैंड है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। लॉ का सब्जेक्ट ये होता है कि जब आपका मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड है आपने उसको कंप्लाई विद करना है, या पार्लियामेंट उसे रिवोक कर दे या कोर्ट्स जो है उसको सेट असाइड कर दे। नहीं है तो आपको उस लॉ के पैरामीटर्स के अंदर जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस है आपको उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। राइट। मुझे ये बताइएगा अजहर साहब कि जो सज़ा हो चुकी है, अब ये तो देखें ना, आप लोगों की भी डिमांड थी कि जी ट्राई करें, है कोई सबूत तो लाएं और उनको ट्रायल जो है वो कर लें 9 मई वालों का। अब वो हो गया, ठीक है कि आपकी एक पोजीशन है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, लेकिन ये तो अब अच्छा नहीं है कि सिविलियन कोर्ट में अब ये जो है वो मसला आगे अपील में चला जाएगा, और वो अगर रिलीफ लेना चाहते हैं और उनके पास कोई अपने वकील और सफाई और सबूत हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं तो वहाँ से बचा लेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, जरा बात समझना, किसने कह दिया कि अपील प्रोवाइडेड है हाई कोर्ट्स में? यानी ये देखे ना, ये इतनी आसानी से कह देने से मसला नहीं हल होता। हमें समझना है, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है। यानी कुछ आपने वो सुन लिए या ना, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, बड़ी जबरदस्त रिकॉर्ड हुई थी, वो आकर बता दी, तो क्या वही काफी है अपने किसी मुलजिम को सजा देने के हवाले से? इसीलिए तो देखे ना, बड़ा और 1-2-3 सवाल बड़े अहम है कि यहाँ जो अदालतें हैं वो अदालतें, यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल आज 40 साल बाद हमने सेट असाइड कर दिया कि राइट टू फेयर, यानी सेट असाइड तो नहीं किया लेकिन कह दिया कि जनाब राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिला नहीं है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। वो क्या था? यानी वो सिर्फ इस 3 इशूज थे बड़े अहम। एक तो था कि जो ट्रायल चलना था वो सेशन में चलना था, वो उठाकर हाई कोर्ट में ले आए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब वो यानी वो अंडर द नॉर्मल लॉ था, वो नॉर्मल लॉ था, तो इस लॉ के तहत तो ये तो स्पेशल लॉ है। और मैं हाफिज साहब की बड़ी तारीफ करूंगा, बड़ा डाटा कंपाइल किया उन्होंने, लगता है कि इस पर कुछ थीसिस लिखने का इरादा है उनका, बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। ये तो इंफॉर्मेशन हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल है हम में से किसी वकील के पास इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और खाली कह देने से नहीं है। यानी हमें साबित करना है कि जो सिविलियन थे वो कौन से सिविलियन थे। वो ज्यादातर लोग वही थे जो साबका मुलाजिम रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कुछ लोग आए हैं। तो ये खाली कह देना कि सिविलियन है, यानी हम समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग बैठे बेवकूफ हैं। यानी अगर यूरोपियन यूनियन ने कह दिया, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से अगर आ गया, अगर यूके की गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, और वो बेवकूफ हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर बैठे हैं। वैसे इसका जवाब मैं हाफिज साहब से लूंगा, मगर मुझे जरा ये समझाएं कि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के पेट में उस वक्त दर्द नहीं हुआ जिस वक्त 2018 में आपके टेन्योर में ये सजाएं हो रही थी? उस वक्त जो है वहां से कोई शोर नहीं मचा, ना इतना तमाशा बना और ना कोई
देखिए मतलब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है, इसका फैसला इंटरनली हम सबको खुद नहीं, बैठ के करना चाहिए। मैं आता हूँ, मुझे सवाल तो करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन, कानून, सिस्टम, सियासी लड़ाई झगड़ा, इख्तिलाफ, नजरियाती इख्तिलाफ, ये हमें खुद फैसला करना है इसका, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के। लेकिन 18 से 22 तक उनको ख्याल नहीं आया, 22 के बाद उनको सारी तकलीफ शुरू हो गई है। तो इससे तो अपेरेंटली लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी सपोर्ट पाई जाती है वेस्ट के अंदर। नहीं, ना, पहले तो समझ लीजिएगा, 18 से जो 24 था वो क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आई थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थी फॉर अ सर्टेन पीरियड, और किन के लिए थी? दहशतगर्दों के लिए थी, कि जो दहशतगर्द थे, जो खवारजी लोग थे, उनके कॉन्टेक्स्ट में थी। यानी हमें, और वो याद है वो हाईकोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन के अंदर चैलेंज हुई थी। सवाल बड़ा वाज़ेह है, ये कोई हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, आर्टिकल 14 पढ़ लें आईसीसीपीआर का, यानी ये कोई हमने सिग्नेटरी है उन सब के। मसला ये है कि ये दहशतगर्द के माथे पे तो नहीं लिखा होता ना वो दहशतगर्द है। अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेगा तो वो दहशतगर्दी है, हाँ वो किसी सियासी जमात का हो। अगर आप एमक्यूएम को इल्जाम लगाते थे कि उनके पास जो है मुसल्लह दहशतगर्द हैं या वो है, तो फिर ये इल्जाम तो उन पार्टियों पे, यानी आपकी पार्टी पे भी लगेगा और पार्टियों पे भी लगेगा जिन्होंने वायलेंस किया हो और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया हो। आदिल साहब, या तो मैं पूरी बात कर लूं, फिर मैं कोशिश करूंगा अब तक मैं सब चीजों का जवाब मिल जाएगा, उसमें कोशिश करूंगा मैं सारी चीजों को समझाने के लिए। वैसी कोई चीज है ही नहीं। किसी आम अदालत ने हमें सवाल बड़ा देखिए, मैं जरा इसका जवाब लेता हूँ हाफिज साहब से, लेकिन आप रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि कोट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो इनके पास रेफरेंसेस हम दोनों से ज्यादा हैं। ये ज्यादा रेफरेंसेस कोट कर, रेफरेंसेस तो फैसला नहीं करते ना। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हाफिज साहब। वो कह रहे हैं कि जी ये प्रोसीजर ही गलत है डॉक्टर। अच्छा, एक अगर हमारे दोस्त की एक अदर ने बात की है कि जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसकी सनसेट क्लॉज मैं ये समझता हूँ कि जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो भी ओवर एंड अबव थी, चूँकि ट्रायल जो थे वो तो आपकी 1967 की अमेंडमेंट के नीचे आ रहे थे और आज तक वो चलते आ रहे हैं। जब 21वीं आईनी तरमीम नहीं थी उस वक्त भी इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रायल्स जो हैं वो होते रहे हैं सिविलियंस के। अब अगर उसको मान भी लिया जाए कि 2015 के अंदर आई थी तो उसके 2 साल का एक सनसेट क्लॉज थी और फिर उसके अंदर 1 साल की एक्सटेंशन की, मीनिंग देयर बाय कि उसने 2018 के अंदर उस सनसेट क्लॉज ने ख़त्म होना था। मैं तो वो दे रहा हूँ कि 2018 से ऑनवर्ड्स जो ट्रायल है, अब 19 के अंदर मैंने कहा, 20 के अंदर कहा, 21 के अंदर, और उसके बाद ये है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप आज उनकी स्टेटमेंट्स चलाएं जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फेवर के अंदर दी। उन्होंने कहा है कि जी ये बड़ा बेहतरीन मैकेनिज्म है, इसमें अर्ली ट्रायल होता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी मौजूद है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप खान साहब की बात, हाँ, इमरान खान जो उस वक्त आपके वजीर आजम थे और उनके वजीर आजम के तौर पे वो क्लिप्स निकाले ना, और उसके बाद इनके मिनिस्टर्स भी होता ये है कि अच्छा, अब दूसरा उसके अंदर है अपने खिलाफ नहीं था ना। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फिर ये हमारी पॉलिटिकल डाइकॉटमी है। अब दूसरा एंगल ये है कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से लेके जो है वो आपके इमरान खान साहब के दौर तक हर दौर के अंदर मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे। जो मैंने आपको 1875 का फिगर दिया है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी आए हैं, वो उसके बाद इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी आए हैं, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर के अंदर भी आए हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर के अंदर भी आए हैं। कि वो सिविलियंस का डिटरमिन किस तरह नहीं सिविलियन। अच्छा, अब ये है कि दूसरा ये अब ये है कि आपके आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो कस्टडी जो है वो कमांडिंग ऑफिसर मानता है, जो सेक्शन 92, 93 जो आर्मी एक्ट का है। जब वो जाके रेलिवेंट किसी जगह से जाके, चूँकि आपने जब भी FIR या कुछ चीज़ होती है उसकी कस्टडी, इस केस के अंदर आपकी एंटी टेररिज्म के पास फर्स्ट से जिन्होंने रिमांड दिया उसके अंदर इन सारे 103 केसेस के अंदर जो सेक्शन 549 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर जुरिस्डिक्शन को डिटर्मिन किया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92-93 के नीचे कस्टडी मांगी और जो रेलिवेंट एंटी टेररिज्म कोड थे, जहाँ जहाँ ये केस चल रहे थे, लाहौर था, पिंडी था या आपका दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, उन सारों के अंदर एक जुडिशियल ऑर्डर जो है वो 549 CRPC के अंदर पास हुआ। अब किसी ने वो 549 वाला जो ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज ही नहीं किया, यानी कि किसी एक्यूज ने वो जो ऑर्डर था, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपकी जो रेगुलर एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो बगैर किसी जुडिशियल ऑर्डर के जो है उसकी कस्टडी जो है
उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर या कर्नल या किसी और को दिए। तो लिहाजा ये फैक्चुअली और लीगली इनकरेक्ट बात है, और यही बात जो थी सुप्रीम कोर्ट की अपील स्टेज के अंदर आई थी। जो आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा मुल्ज़िमान थे, लेकिन किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। 103 लोग थे जिनकी कस्टडी जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट से पाकिस्तान की जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं उन्हें प्रॉपर हैंड ओवर की गई, और उसके ऊपर एक ऑर्डर पास हुआ, और वो ऑर्डर जो है किसी जगह हाई कोर्ट के, अगर वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होता तो ये जिक्र करते, या उसके बाद वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता। क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने जाना है अजहर साहब की तरफ। मुझे ये बताएं, इज इट गोइंग टू इफेक्ट डायलॉग, ये जो इट्स बिटवीन गवर्नमेंट? मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज के अंदर है ये। एक देखे ना, बात ये है कोई इफेक्ट नहीं करने जा रहा। नहीं, देखे ना कि पीटीआई जो है, अब उसका दूसरा एंगल, पीटीआई ने ये कहा है कि जो इवन अजहर साहब भी ये कहेंगे कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो गलत हुआ, और जो भी इसके अंदर मुलव्विस है उसे सजा देनी चाहिए, कानून के मुताबिक देनी चाहिए। अब कानून कौन सा है? कानून या आपका एंटी टेररिज्म लॉ है या आपका पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट है। अब पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट जो है, या तो ये हो कि 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया हो और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला ही ना किया हो कि लॉ ठीक है या गलत है। जब लॉ 67 में बना, और ये चारों चीज़ें जो है, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, फेयरनेस कहते हैं, या ट्रायल वाली आप बात कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1975 से लेके जो है 2020 तक डिसाइड कर गई। अब जिन गवर्नमेंट एजेंसीज पे आपने बात की है, 1972 से ट्रायल हो रहा है इस मुल्क के अंदर और 2022 तक है। कभी आपने अमेरिका की स्टेटमेंट सुनी? कभी आपने बरतानिया की स्टेटमेंट सुनी? कभी आपने जो है यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट सुनी? कि ये चूंकि दुनिया के 35 ममालिक के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, हमारे यहाँ तो ये है, अमेरिका ने तो जहाँ से ये लोग पकड़े थे उन्हें अपनी सरजमीन पर भी नहीं लेके गए, उन्होंने गवांतानामो बे के अंदर ले गए कि हमारा लॉ न अप्लाई। तो ये इंटरनेशनल भी डाइकॉटमी है, और मैं समझता हूँ कि हमारी पोलिटिकल लीडर्स की भी डाइकॉटमी है कि उसके अंदर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा आदिल हमारे पास ऑप्शन क्या है? इसके अलावा फिर ये है कि हमारी तकरीर है, और वो तकरीर जो है मेरे बाज़ दफा जो है वो मिसलेड करती। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आपके ख्याल में ये डायलॉग को भी इफेक्ट करने जा रहा है, जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट और अपोजिशन के चल रहे हैं? इस फैसले के बाद इस पे भी कोई इफेक्ट होगा? और जो खोकर साहब ने बड़ी वजाहत से बताया है कि इतने सालों से होने वाले काम पे ना यूरोपीय यूनियन का कभी ऑब्जेक्शन आया और ना ही अमेरिका का आया, अब हमारे पास और रास्ता क्या है सिवाय अपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने? अजहर साहब। अच्छा, जरा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने, भाई ने तो बड़ा आपको बता दिया टीवी चैनल पे बैठ कर के, जनाब 549 पढ़ देता हूँ। डिलीवरी टू मिलिट्री अथॉरिटीज ऑफ पर्सन लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल लॉ, फेडरल गवर्नमेंट मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद द कोर्ट। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है इन 103 की, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है। एहसान कोकर साहब, मेरे से ज्यादा पता नहीं आपको किस बात की जल्दी होती है। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मसला है किसी का। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, आइन और कानून में हर जगह है। पूरी दुनिया में लोग बेवकूफ हैं। क्या ऐसा हुआ कि जनाब वो ठीक है, जज्बात में आकर किसी ने काम किया है और सारे मामले को देखा है, उनको उतनी की सजा मिलनी चाहिए जितनी, यानी एक किसी ने एक डंडा अगर उठा लिया है तो 10 साल की सजा। अब 10 साल की सजा की रीजनिंग क्या है, जरा वो भी समझने वाली बात है। मैं देखे ना, हमें अब तो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि ये देखें, जो इन्होंने फिगर सारी बताई है, फिगर में आ जाए, एक एक फिगर रख के दिखा दें कि सिविलियन कौन सा था, जरा ये भी तय हो जाए। चलें, इसका जवाब तो ये देंगे। अजहर साहब, पहली बात तो ये है कि मेरा मानना है कोई डर घबरा नहीं रहा। एक ऐसे वक्त में जब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट्स और बयानात आए, फ़ौरन से मिलिट्री कोर्ट्स के आज जो बाकी 60 मुल्ज़िमान थे उन्हें जवाब दिया गया है कि भाई कोई परवाह नहीं है इस बात की, जहाँ पर पाकिस्तान की सलामती की बात आएगी वहाँ पर खड़े होकर फैसले भी करेंगे और मजबूती से खड़े होंगे। दूसरी बात जो है, मैं आप सर अर्ज तो करने देना, मैं आपके पास ही आऊँगा दोबारा। दूसरी बात यह है, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताऊं, 140वें नंबर की अदालत से आप कुछ टू मच एक्सपेक्ट कर बैठे हैं कि वो आपको जो है वो बहुत बड़ा। सर गुजारिश तो सुन लें, मेरा सवाल सुन लेना अजहर साहब, मेरी बात सुने, मैं आपकी तरफ आऊंगा ना। मैंने आज गेस्ट ही 2 क्यों रखे भला, ताकि बात बहुत लंबी ना फैले, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, साथ में मैं भी अपना कुछ वैल्यू ऐड कर लूं। अच्छा, अब देखें, इसमें एक मसला यह है कि जो पीटीवी हमला केस था उसके अंदर आपने देखा कि क्या फैसला आया, हमला हुआ, ये भी रियलिटी है,
केस बना, ये भी रियलिटी है, लेकिन उसमें खान साहब को रिलीफ मिला, अलवी साहब को रिलीफ मिला, तरीके इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिला। ये है हमारी लोअर कोर्ट्स की हकीकत और इंसाफ का पैमाना। सर मेरी गुजारिश सुन लें, फिर आप जवाब दीजिएगा इसका। सवाल ये है कि आप ऐसे तो 140 पे नहीं आए हुए ना। हाँ ठीक है, आप ये कहेंगे कि यार 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। प्रॉब्लम ये है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करना, जब वो काम नहीं करेंगे तो सिटिंग डक बन के तो कोई नहीं बैठेगा। सो ये एक इशू है, आपकी लोअर कोर्ट में फैसले नहीं होते। आपको पता है टेररिस्ट भी वहां से सेफ पैसेज लेते हैं। जी अजहर साहब, मैं जरा पहले अजहर साहब पूछ कर लें फिर आप। यार खुदारा यार कमाल हो गया। यानी 130वें नंबर पे अगर अदालतें हैं तो उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वजह उसके पैरामीटर मैंने देखे हुए हैं ना, मैंने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के वो सारे पैरामीटर देखे हैं। उसमें सबसे ज्यादा काम आपकी एग्जेक्टिव की वजह से है कि एग्जेक्टिव सही काम नहीं करते, और एग्जेक्टिव अगर सही काम करे तो अदालतों में बोझ आ जाए। और दूसरी बात है ना, फिर छोड़े ना इस सारे मामले को, अदालतें बंद करें, क्या जरूरत पड़ी है? सारा काम इन्हीं के जिम्मे डाल दे, यही बैठकर कर लें यार। यानी हमने आपके आईने पाकिस्तान 1973 ने आर्टिकल 175 दिया है, इसलिए डिस्टिंग्विश किया इस बात को। और हम भी यही चाहते हैं कि डिसिप्लिन फोर्स है ना, डिसिप्लिन फोर्स विद इन द डिसिप्लिन फोर्स के अंदर जो मसाइल है, जितने सिविलियन की बात कर रहे हैं वो सारे में वो ज्यादातर लोग वो हैं, वो मेजॉरिटी उनकी। सर तो अभी ये मुझे बताएं, आप क्यों अपने दौर में फिर मिलिट्री कोर्ट्स के वकील थे? मैं देखिए मैं तो उसको भी वकालत नहीं की इस हवाले से। मैं पहले खान साहब तो करते थे ना सर, आप तो चले उसूल पे होंगे, वो तो नहीं थे ना उसूल पे। नहीं मैं सुने ना, लेकिन वजह थी कि उसकी बैकिंग थी। और दूसरी बात ये कि ना, यानी मैं तो वकील हूं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं। 5 जजेस बैठे, 5 जजेस ने बैठकर इसको बड़ा बारीक से FBLE के केस से लेकर सारे केसेस को देखे, वकला के आर्गुमेंट सुने। अब कम से कम मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी मौजूद है, सस्पेंड हुआ है सिर्फ। और दूसरा, मैं उस दिन भी इत्तेफाक नहीं करता था। आज भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इजाजत दी है, आज कौन सा इजराइल से इजाजत मिली है? देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मानते ही नहीं, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे नहीं आया। नहीं, मगर उनकी तरफ से वो नहीं, ये बेंच पहले बना हुआ था, वही इजाजत तो दी है ना उन्होंने। ना 26वीं आईनी तरमीम से पहले ये बेंच बना हुआ था, 6 मेंबर्स बेंच था। हाँ। उसके अंदर सिर्फ 1 मेंबर्स का इजाफा किया है, वो उसकी कंटिन्यूटी है। ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये केस नहीं, ये वो जो पुराना बेंच बना हुआ था उसी में एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे एक जज और ऐड किए हैं और फिर वो हुआ और उसी ने इजाजत दी है। जी अदर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की फॉर्मुलेशन सुन रहे, कौन से जजेस थे? सारे बैठे हैं वो वाले, वही सारे वो, एक भी नहीं चेंज हुआ, एक भी नहीं। सुन तो लेना यार, एक तो आप हाफिज साहब बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर फैक्चुअली तो करेक्ट बोल देना, बाकी तो चीजें आर्गुमेंट्स आपको पसंद है या नहीं है। फैक्चुअली करेक्ट ये है कि ये वही बेंच है सवाए जस्टिस शाहिद बिलाल के, जिसको इंक्रीज किया गया है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे जस्टिस चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बनाया था। तो हम मेरे साहब सुन तो लेना, अब सुन लें। अब कोई इख्तियार इनका तो नहीं था ना, या अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सारा बन गया हुआ है, सारी बातों को सामने रखकर दे गए हैं। और यही सवाल जैसे जवाद ख्वाजा ने जब उठाया, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का पहले फैसला आ जाने दें, उसके बाद उनको जुर्माना कर दिया गया। यानी मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था। मैं देखिए, आप जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली, मैं बात कर रहा हूँ एक ब्रॉडर सेंस में। यानी बड़ा ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन सवाल फिर बहुत से उठते हैं कि 9 मई तक वो लोगों को वहां जाने किसने दिया, कैसे पहुंचे, मुस्लिम नून नकाबपोश कौन थे, फिर ऐसे सवाल आने हैं, वो बड़े मसाइल बनेंगे। मुझे कोई ये चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, फिर मैं उसके बाद आगे। एक तो ये है कि अजहर साहब ने बात की है आर्टिकल 175 की। अब आप जरा टेक्निकलिटी से निकल के मैं उसी देखिए आदिल, ये आर्गुमेंट जो है कि जी पाकिस्तान की अदालतें डिलीवर नहीं कर रही, इस आर्गुमेंट को छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हीं अदालतों के होते हुए पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि फॉर स्पेशल पर्सन, अब पाकिस्तान के 25 करोड़ जो लोग हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होता है कि जो उस सिचुएशन के अंदर जाके उन प्रोविजन जो सेक्शन 2D1 है या 2D12 है या सेक्शन 59(4) को वायलेट कर। अब पाकिस्तान में बहुत सारे स्पेशल लॉज हैं, आपका ANF का अपना स्पेशल लॉ है। जब आपका एंटी टेररिज्म लॉ बना था, उस वक्त भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आया था कि भाई साहब, पाकिस्तान के रेगुलर जस्टिस सिस्टम के होते हुए एंटी टेररिज्म की ज़रूरत क्या है? आपके मुल्क में कस्टम्स लॉ भी है, आपके मुल्क के अंदर बैंकिंग लॉ भी है। तो बात यह है कि जब आपके मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड है एक,
दूसरा ये है कि आर्टिकल 175 जो है उसके नीचे बहुत सारी ऐसी अदालतें हैं जो आर्टिकल 175 के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं जो हाई कोर्ट की डायरेक्ट सुपरडेंट के अंदर नहीं आते, लेकिन वो पाकिस्तान का लॉ ऑफ लैंड है। अब ये है कि मुझे पसंद है या पसंद नहीं है, ये एक और इशू है। इशू ये कि क्या पाकिस्तान की आइन अदालत ये अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आप सेंटेंसेस को अनाउंस करें। अब हम दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर आदिल जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि जी आप हमें बताएं कि हमारे फैसले क्या होने। अदर साहब क्विकली, फिर मैंने अगले टॉपिक की तरफ जाना है जी। अच्छा नहीं यार, लेकिन देखिए मैं आदिल साहब, आपके प्रोग्राम में आने का मकसद है कि प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। नहीं आप बात करें, मैं इसीलिए तो आपकी तरफ आया। टाइम नोट करके देख लीजिएगा ना, वो एक बार हाफिज साहब तो रिपीट करते रहते हैं। अब आइन सिखाने तो चले आप बताएं, फिर मैंने अगला सवाल पूछना ना। आर्टिकल 175 और जो सर्विस ट्राइब्यूनल या स्पेशल ट्राइब्यूनल है वो आर्टिकल 212 के तहत बनते हैं। वो सर्विस ट्राइब्यूनल के हवाले से हैं, वो एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल के हवाले से हैं, लेकिन वो सिस्टम उनका वही जुडिशियल, आपने ना राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पूरा सिस्टम मौजूद है। ऐसा नहीं है सारे दहशतगर्दी की स्पेशल कोर्टे हैं, इसका मतलब है वो जजेस ही बैठते हैं ना वहां पर, यानी जहां बैठे कर रहे होते हैं वहां जजेस के तौर पर बैठते हैं। एक टेक्निकल आदमी आ जाता है और एक आदमी जुडिशियल ऑफिसर बैठा होता है, तमाम कोर्टे दे लें। ये जो देखे ना डिसिप्लिन फोर्स के हवाले से उसकी एक स्पेशल वजह है, और हम चाहते हैं कि वो रहने चाहिए कि डिसिप्लिन काम के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो जुरिसडिक्शन है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया हुआ है, सेट साइड कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी तब देखेंगे। अब दूसरी जो बात है ना, ये बात भी गलत है, अपील का प्रोसीजर नहीं है। बताएं इसकी अपील सेशन कोर्ट में जानी है या हाई कोर्ट में? लफ्ज अपील समझिएगा। देखें अगर एक तो ये है कि जब 1975 का फैसला आया था उसके अंदर इंटरनल अपील प्रोवाइडेड नहीं थी, लेकिन वो 92 में आ गई। अब ये है कि हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन जो है आर्टिकल 199 के नीचे, और ये आदिल पिछले 50 साल से हो रहा है, ये कोई नई चीज तो नहीं है ना। 1972 के बाद जो भी ट्रायल हुआ है वो 199 जो आर्टिकल है उसके नीचे गया है, वो आर्टिकल 185 में रेगुलर अपील में गया है, वो 188 के नीचे रेगुलर रिव्यू के अंदर गया है। तो कोई नई अनप्रेसिडेंटेड चीज तो नहीं है ना। आप बताएं अपील किसके पास जानी है? सेशन कोर्ट में जानी है, हाई कोर्ट में जानी है? बताएं मुझे ये बताएं कि क्या एंटी टेररिज्म कोड का जो है लॉ जो है, अगर उसके अंदर अपील प्रोवाइडेड हाई कोर्ट में है, तो अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं और आज तक वो फॉलो हो रहा है, तो हाई कोर्ट ही जाएगी ना जी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी। और अब जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, अब जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही आजादी दी है कि आप सजाएं सुनाएंगे। सर आप देखिए नेशनल टीवी चैनल पे बैठिए, सच बताएं कौम को। मैं सवाल पूछ रहा हूं स्पेसिफिक आपसे कि अपील है सेशन कोर्ट में, कोई जज सुनेगा इसकी अपील? सेशन कोर्ट किस तरह? वो सेशन कोर्ट का उसका लेवल ही नहीं है। एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो फर्स्ट ट्रायल है, पाकिस्तान की जो मर्जी अदालत हो इंफीरियर ऑफेंसेस छोड़ के, वो सीधी अपील जो है वो हाई कोर्ट जाती है। एडिशनल सेशन जज फैसला करे हाई कोर्ट के अंदर मर्डर का आता है, क्या वो सेशन जज के पास जाती है? यहाँ पे भी अगर मिलिट्री कोर्ट फैसला करती है तो अपील हाई कोर्ट में है। रेगुलर उस तरह नहीं है, बट आर्टिकल 199 के नीचे है, और वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और वो होता आ रहा है। देखिए मैं बताऊं, अब हाफिज साहब जो बात है ना, मैं बता देता हूं, इसकी अपील किसी ना सेशन कोर्ट के पास है ना हाई कोर्ट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन 199 के तहत उस वक्त दी थी कि जब अपील प्रोवाइडेड नहीं थी। अब अपील प्रोवाइड कर दिया गया है। हमारी आम अदालतों के पास, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में मामला नहीं आना। वो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन बड़ी लिमिटेड सा स्कोप है, और अभी नहीं आ सकता हाई कोर्ट में। इसलिए नहीं आ सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सारे मामले को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डिसीजन सब्जेक्ट टू दी डिसीजन बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह दे, आप जो मर्जी बेंच कह दे, इनके पास है। यानी देखिए सवाल बड़ा जो बात हमारा जो कंसर्न है ना, इसका नॉर्मल प्रोसीडिंग किसी जगह भी कोर्ट ऑफ यानी सिर्फ ये है कि एक ऑफिसर बैठे हुए हैं, लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर आर्मी ऑफिसर्स के वो उनका बड़ा लिमिटेड सा जुरिसडिक्शन, लेकिन वो कोर्ट के तौर पर उनकी प्रोसीडिंग उस तरह नहीं हुई है जो कोर्ट के नॉर्मल प्रोसीजर है। पॉइंट है सर। अब जरा क्विकली मुझे बताइएगा, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में मास्टरमाइंड पे जो है वो इशारा दिया गया है। ये जो मास्टरमाइंड वाला मामला है, इसको वजीर दिफा ये कहते हैं कि खान साहब जो है वो मास्टरमाइंड है और वो असल जिम्मेदार है सारे मामले के। तो पीटीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्विकली जरा ब्रीफ टाइम का मैं जरा। अच्छा देखिए मैं दो बातें आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो है, हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ओपन खुले दिल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इसके एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल बन जाए। वो देख रहे हैं दो चीजें बड़ी डिटरमिन तय होना है। 9 मई वाले दिन इमरान खान को कोई वारंट नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर है
उसको रेंजर से लेकर गए, फिर वो सीसीटीवी फुटेज, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कोई था ही नहीं है और उन्होंने रिलीज किया। अब सवाल बड़ा वाज़ेह है ना कि आपने, और दूसरी बात जो है मास्टरमाइंड के हवाले से 4 वर्जन है जो ये बात कह रहे हैं ना, वो दो थे इंस्पेक्टर जिन्होंने कहा कि हमने सारी कंस्पिरेसी सुनी थी, वो उन्होंने जाकर 9 की बजाय 12 मई को जवाब दिया। 4 वर्जन ऑलरेडी बदल चुके हैं उसके अंदर। यानी तो आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ कुछ हो सकेगा? वन लाइनर हाफिज साहब मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि मास्टरमाइंड में वो भी आ सकते? देखिए, चीज़ ये है कि जिस लेवल के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर ये इंसिडेंट्स आए, उसके अंदर इंडिविजुअल एक्ट्स तो नहीं लगता। अब ये है कि जो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है जिससे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की भी जा रही है, और वो बिल्कुल बात ठीक है कि अगर आपने किसी को कॉरोबोरेट एविडेंस के अंदर ले, एक तो ये है ये जो डायरेक्ट इनके खिलाफ एविडेंस थी, लेकिन अगर आपने किसी को कनेक्ट करना है तो आपके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसका होना ज़रूरी है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है तो कोई भी ऐसा शख्स जो है अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर, प्रोवोकेशन के अंदर, इंस्टिगेशन के अंदर, प्लानिंग के अंदर है तो उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है खान साहब भी ट्राई कर सकते, जो भी आएगा, जो भी है, जो भी कौन है, नहीं देखे ना, अभी पता नहीं इन्वेस्टिगेशन के अंदर 1 आता है, 2 आते हैं, 10 आते हैं, 50 आते हैं, जो भी आएगा उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर और आर्मी एक्ट के बाद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ये आपका आइन, कानून और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है। ओके, वो तो 5-10 आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये था कि वो भी आ सकते हैं। हम क्यों कहें आदिल, हम क्यों कहें कि जी फलां ही आएगा? अगर जिसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन आती, देखे ना इस वक्त फॉर्मर DGISI की जब प्रेस रिलीज आई थी, जब उन्हें फॉर्मल चार्ज किया गया था, उन्होंने कहा जी कि 9 मई के इंसिडेंट की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ चीज़ आ जाती है तो हर शख्स जो है, चाहे वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है या रहा है, वो लॉ के मुताबिक जो है वो इक्वल है और उसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच हाफिज एहसान खोखर साहब, अदर सिद्दीक साहब, आप दोनों का शुक्रिया। अपने लिए आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान ने खुद फैसला करना है अपने अदालतों के ज़रिए, अपने आइन और कानून के ज़रिए, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज टू ऑल। जो इस वक्त वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से बहुत बयानात आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये दूसरी सज़ा जो दी गई है, रिस्पॉन्स दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा इशारा है कि हमने इन मामलात का फ़ैसला खुद करना है, हम किसी का प्रेशर जो है वो नहीं लेंगे। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा मज़बूत तब्दीलियों की निशानदही कर रहा है। रियासत की जानिब से तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुस्तहकम इकदाम उठाए जा रहे हैं। आलमी मालियाती इदारों का एतमाद और मुआशी इस्लाहात की कामयाबियाँ पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन कर रही हैं। मुल्क की मईशत रुकावटों से होती हुई बहाली की जानिब गामजन है। मार्केट्स और आलमी इदारे कॉशियस ऑप्टिमिज्म का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से IMF का प्रोग्राम अहम लाइफ लाइन फराहम करता है। IMF ने 2025 के लिए 3.2% की GDP ग्रोथ की पेशगोई की है, जो गुज़िश्ता तखमीने के मुकाबले में मामूली इजाफा है, लेकिन हौसला अफजा खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया है, जो सरमायाकारों के बेहतर एतमाद की अक्कासी करता है। ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब से बढ़कर $12 अरब हो चुके, जो कि 2.5 माह की इम्पोर्ट्स के बराबर है। एक साल में महंगाई 30% से कम होकर 5% पर आ गई है। इसके साथ साथ शरह सूद में 22% से 13% तक नुमायां कमी हुई है। इन इक़दामात ने मुआशी दबाव को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बैरूनी शोबे की बात करें तो तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% इजाफा हुआ, यानी फॉरेन रेमिटेंसेस में। माली साल के पहले 5 माह में एक्सपोर्ट्स में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। हम एक शोबे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये शोबा टैक्स रिफॉर्म्स और इंडस्ट्री की बहाली का है। जैसे जैसे सियासी इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी, उम्मीद की जा सकती है कि इन सेक्टर्स में भी पेशरफ्त होगी, जिससे मज़ीद अच्छे मुस्तकबिल की राह हमवार होगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।